ओके, गुड इवनिंग। चलिए, तो हिस्ट्री की कहानी तो ख़त्म कर चुके हैं हम लोग, इतिहास पूरा अपना ख़त्म करने के बाद में अभी हम लोग ने क्या बोला था, नेक्स्ट क्लास जो हम लोग करने वाले हैं वो इंडियन इकोनॉमी या इंडियन इकोनॉमिक्स की क्लास हम लोग करेंगे। ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आपके जितने भी टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स का मेजर जो आपका पोर्शन है 9-10 क्लास की एनसीईआरटी से ही है। ठीक है, 9-10 क्लास की एनसीईआरटी जितनी भी हम लोग पढ़ेंगे तो 9-10 की एनसीईआरटीज़ का ही पूरा क्रक्स या पूरा निचोड़ हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, इंडियन इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स जिस पोर्शन का नाम हम लोग कहते हैं। ठीक, अब ये समझना ज़रूरी है आपको कि इकोनॉमिक्स पढ़ लो आप लोग, इकोनॉमी पढ़ लो। अगर मैं आप लोग से पूछूं कि इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे हम लोग या इकोनॉमी पढ़ेंगे तो क्या बताओगे आप लोग? इकोनॉमी पढ़ोगे। अच्छा ठीक है, इकोनॉमिक्स बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे इसके अंदर हम लोग? पढ़ी तो होगी, इकोनॉमी भी पढ़ी होगी, इकोनॉमिक्स भी पढ़ी होगी, अभी स्टार्टिंग से लेके अभी तक पढ़ते चले आ रहे हो। तो ये इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी ये है क्या, दोनों में डिफरेंस होता क्या है? क्या होता है इकोनॉमिक्स, क्या होता है इकोनॉमी? इसके बारे में कुछ आइडिया है किसी को? चलिए कोई बात नहीं। हाँ, इकोनॉमिक्स स्टडी है एक, ओके ठीक है। और इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी उस स्टडी को कहीं ना कहीं आपका रिप्रेजेंट किया गया होगा, वो होगी, है ना। चलिए कोई बात नहीं, देख लेते हैं हम लोग। इकोनॉमिक्स या इकोनॉमी मैंने इसलिए दोनों यहाँ पे लिखे हुए हैं कि एसएसटी की इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमी हम लोग दोनों पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स का भी थोड़ा सा पोर्शन हम लोग पढ़ेंगे और इकोनॉमी भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में डिफरेंस क्या होता है, क्या आपका सिलेबस है इससे रिलेटेड आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। सिलेबस देख लेते हैं पहले कि इकोनॉमिक का हमारा सिलेबस क्या है जो हम लोग यहाँ पे बात करने जा रहे हैं इस पूरे सिलेबस की। ठीक है, ये जितने पॉइंट्स आपके सामने लिखे हुए इन सारे पॉइंट्स की हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक के सिलेबस के अंदर। पहला देखो, इसके अंदर दिया हुआ स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। 9th क्लास की बुक आप जब उठाओगे तो 9th क्लास के अंदर पहला ही चैप्टर आपका कौन सा है, स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। इसके अंदर आपको जो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी होते हैं उन सेक्टर्स में जो एग्रीकल्चर सेक्टर आपका है, ठीक है, जो एग्रीकल्चर होता है, एग्रीकल्चर कृषि वगैरह जो होती है, उस एग्रीकल्चर सेक्टर की पूरी कहानी दी गई है इसके अंदर कि वो एग्रीकल्चर सेक्टर क्या होता है। दूसरा इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे पीपल एज अ रिसोर्स। पीपल जो है, जो लोग हैं, हम हैं, आप हैं, दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सबको एक रिसोर्स की तरह यूज़ किया जाता है, वो सब एक रिसोर्सेज है। ठीक है, हाँ, ह्यूमन रिसोर्सेज है, ह्यूमन रिसोर्सेज की बात होती है। तो इस चैप्टर के अंदर ये सारी चीज़ें देखेंगे। पॉवर्टी एज अ चैलेंज, पॉवर्टी भी बहुत बड़ा चैलेंज है इंडियन इकोनॉमी के लिए। ठीक है, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारे के सारे चैलेंजेस है इंडियन इकोनॉमी के लिए। तो पॉवर्टी इसका सबसे बड़ा रीज़न कहीं ना कहीं हम लोग के सामने आता है। तो पॉवर्टी चैलेंज है, इस चैलेंज से हम लोग कैसे कहीं ना कहीं ओवरकम कर सकते हैं, इसके अंदर हम लोग पॉवर्टी एज अ चैलेंज के अंदर देखेंगे कि पॉवर्टी क्या है और वो चैलेंज कैसे। फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया मतलब जैसे पीडीएस सिस्टम वगैरह होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राशन सिस्टम वगैरह सुना होगा आप लोग ने कि राशन वगैरह मिला करता है, कुछ गरीब तबके के लोग होते हैं उन लोग को फूड सिक्योरिटी गवर्नमेंट ने क्या है अपने साइड से दे के रखी है। जिन लोगों को फूड सिक्योरिटी नहीं मिल पाती है, जिनको फूड्स नहीं मिल पाता है डेली बेसिस पे, उनको गवर्नमेंट क्या करती है अपनी तरफ से सिक्योरिटी दे देती है कि वो फूड सिक्योरिटी हम अपनी तरफ से देते हैं। चलो ठीक है, तो मतलब भारत के अंदर या दुनिया के अंदर कोई भूखा न मरे, ऐसी सारी की सारी गवर्नमेंट्स कहीं ना कहीं ये प्रोविजंस करती हैं। तो फूड सिक्योरिटी का हमारे सामने है। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी के सेक्टर्स क्या होते हैं, क्या होते हैं प्राइमरी सेक्टर्स, क्या होते हैं सेकेंडरी सेक्टर्स और क्या होते हैं टर्शरी सेक्टर्स। ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं उसकी इंडियन इकोनॉमी के अंदर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। ठीक, मनी एंड क्रेडिट, मनी एंड क्रेडिट का मतलब पूरी तरीके से भारत के अंदर जो पैसा रुपया, इकोनॉमी पूरी की पूरी रुपये के ऊपर डिपेंड करती है, पैसे के ऊपर डिपेंड करती है। तो यहाँ मनी एंड क्रेडिट के अंदर वही सब देखेंगे हम लोग। थोड़ा बैंकिंग सिस्टम भी इसी के अंदर देखते हुए चलेंगे, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, नेशनल इनकम वगैरह ये सब चीज़ें क्या है, ये मनी एंड क्रेडिट के अंदर हम लोग देखेंगे। ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी रिफॉर्म्स हुए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इस टाइप के रिफॉर्म हुए 1990s के अंदर। कब हुए? 1990s के अंदर। ठीक है, तो इन रिफॉर्म्स को हम लोग ग्लोबलाइजेशन का नाम देते हैं। वो ग्लोबलाइजेशन इंडियन इकोनॉमी ने अपने आप को ओपन कर दिया। इंडियन इकोनॉमी पहले क्लोज इकोनॉमी थी। ठीक है, मतलब बाहर से किसी भी तरीके का कोई भी हम लोग बिजनेस, ट्रेड, इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व ज़्यादा नहीं हुआ करते थे। लेकिन जैसे ही एलपीजी रिफॉर्म्स हमने अपनाए उसके बाद में इंडिया ने अपने आप को एक ओपन इकोनॉमी बना दिया। वो हम लोग ग्लोबलाइजेशन में पढ़ेंगे। ठीक है,
और साथ ही साथ में इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, कुछ 5 ईयर प्लान्स भी हमारे हुए, ठीक है, 5 ईयर प्लान्स भी हुए हमारे। अगर हम लोग देखें, हम लोग ने 1952 से प्लान्स बनाना शुरू कर दिए थे और 1952 से लेके अभी तक हम लोग ने रिसेंट टाइम तक ये 5 ईयर प्लान्स के ऊपर काम किया, ठीक है। उसके बाद में हम लोग कंज्यूमर राइट्स देखेंगे। कंज्यूमर आप हम लोग जो कंज्यूम करते हैं, कुछ गुड्स को खरीदते हैं, वो गुड्स को खरीदने के बाद में हमारी क्या राइट्स हैं, क्या अधिकार हैं उससे रिलेटेड। जैसे कि आप गोल्ड खरीदने जाते हो, गोल्ड खरीदते टाइम आपका ये अधिकार है कि आप उसके ऊपर मार्क देखो। जब तक आप उसके ऊपर मार्क नहीं देख लोगे तब तक आप उसको नहीं खरीदोगे, और अगर कोई आपको बिना मार्क की कोई चीज़ दे रहा है तो आप उसके अगेंस्ट में कंप्लेंट भी कर सकते हो, ये होता है, ठीक है। तो ये कंज्यूमर राइट्स क्या क्या है, ठीक। तो इससे रिलेटेड जो आपके चैप्टर्स हैं, ये चैप्टर्स हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ये आपके चैप्टर्स 4 के 4 कौन से हैं, ये अगर हम लोग इनकी बात करें फूड सिक्योरिटी तक की, तो ये आपके 9th क्लास से रिलेटेड जितने भी हैं वो सारे के सारे चैप्टर हैं। और इसके बाद की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपके 10th क्लास से रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स हैं उनकी बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये 9, 10 से रिलेटेड जो भी चैप्टर है उनकी बात करेंगे। अभी हम लोग जो इकोनॉमी शुरू करने वाले हैं उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स के बीच में कंपैरिजन, ठीक है। इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स के बीच का कंपैरिजन पढ़ लेते हैं हम लोग। कंपैरिजन के बाद में हम लोग इकोनॉमी को ही थोड़ा सा और आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। जैसे ही सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी आप लोग समझोगे, ये जितने भी चैप्टर्स हैं इससे रिलेटेड आपके समझ में आ जाएंगे। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं आपके, ये मतलब इसे सारे के सारे सिलेबस जो है अभी आपका, वो सिलेबस को आप बहुत ध्यान में रखेंगे, याद रखेंगे। इसी सिलेबस से क्वेश्चन आपके आते हैं और इसमें भी सबसे मेजर जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं वो सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, पॉवर्टी और पीपल एज अ रिसोर्स। ये 4 पोर्शन आपके जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं में से आपके एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, तो अभी तक हम लोग कंफ्यूज थे इसको लेके कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी होती क्या है। इसको लेके हमारे माइंड में कंफ्यूजन है कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी है क्या, ठीक, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमी क्या है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, हमारे पास में सोल्यूशन है इस चीज़ का, क्योंकि हम आपके सामने खड़े हैं, हम आपको बताएंगे कि इकोनॉमिक्स क्या होती है और इकोनॉमी क्या होती है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी से रिलेटेड बहुत सारे कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, वो टर्मिनोलॉजीज़ देख लेते हैं। जैसे इकोनॉमी क्या है आपका, ठीक है। इकोनॉमी क्या है, एक तरीके से प्रोडक्शन जो आप करते हो, किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन करा आपने, ठीक है। तो जब आप प्रोडक्शन कर दो तो उस प्रोडक्शन को करने का एक सिस्टम होता है। जब उसको आप प्रोड्यूस करोगे, प्रोड्यूस करने के बाद में उसको कोई कंज्यूम भी करेगा, कंज्यूम होने से पहले उसका ट्रेड भी हो रहा होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। किसी गुड को आपने प्रोड्यूस किया, उसको फिर आपने सर्कुलेट कराया, ट्रेड कराया उसका, और ट्रेड करने के बाद में फिर उसको कंज्यूम कर लिया गया, ठीक है। तो ये क्या है, आपकी इकोनॉमी है, ठीक। इसको क्या कहेंगे हम, इकोनॉमी कहेंगे। और इसकी स्टडी जब की जाती है, ये तो आपकी प्रैक्टिकल फॉर्म हो गई एक तरीके से कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, प्रैक्टिकल फॉर्म में हो रहा है। जब हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, इकोनॉमी कहेंगे। लेकिन जब हम इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, जब हम इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, इसको पढ़ रहे हैं, इसको किताबों में लिख रहे हैं, ये सब क्या है, ये आपकी इकोनॉमिक्स है। उस प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की जब हम लोग स्टडी करते हैं तो वो क्या कहलाता है हमारा, वो हमारा इकोनॉमिक्स कहलाता है। लेकिन जब हम उसको प्रैक्टिकल फॉर्म में अपने एक सोशल बिहेवियर में उसको अडॉप्ट कर लेते हैं तो वो क्या कहलाता है, हमारा इकोनॉमी कहलाता है, ठीक है। बस यही डिफरेंस है इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी के अंदर। इसलिए इकोनॉमिक्स क्या है आपका, वो एक रिसर्च सब्जेक्ट है अपने आप में ऑलरेडी, ठीक है। हम लोग को क्या पढ़ना होता है, हम लोग को पढ़नी होती है इकोनॉमी, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी की ही बात करते हैं, और वर्ल्ड इकोनॉमी, हम लोग को वर्ल्ड इकोनॉमी से कुछ लेना देना नहीं होता है, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर किस किस की जीडीपी, नेशनल इनकम हम लोग देखते घूमेंगे। हम सिर्फ कंपेयर करने के लिए वर्ल्ड इकोनॉमी को देखते हैं, उसको रिसर्च या स्टडी नहीं करते हम लोग। हमको सिर्फ इंडियन इकोनॉमी से लेना देना होता है, ठीक है। अब ये इकोनॉमिक या इकोनॉमिकल टर्म को तो आप लोग समझ ही रहो। इकोनॉमिक टर्म आपका इकोनॉमी से रिलेटेड होता है, इसके अंदर डेवलपमेंट हो गया, ग्रोथ हो गया, इन सब चीज़ों को देखा जाता है। इकोनॉमिकल बोला जाता है कि ज़्यादा खर्चा ना करो, इकोनॉमिकल रहने की कोशिश करो, ठीक है। तो वही इकोनॉमिकल मतलब मनी को सेव करने की बात हो रही है, इसको इकोनॉमिकल कहा जाता है। मेन चीज़ आपकी इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स था, ठीक है। चलिए इसके आगे देखते हैं ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स भी हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे, उसके बाद में सीधे इकोनॉमी पे आ जाएंगे। इकोनॉमिक्स की ब्रांचेस कौन कौन सी होती हैं। इकोनॉमिक्स को आपको 2 पोर्शन में डिवाइड किया जाता है। पहला क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, और दूसरा क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो से समझ के क्या आ रहा है हमको, स्मॉल बात हो रही होगी किसी चीज़ की। मैक्रो से समझ के आ रहा है हमको किसी लार्ज चीज़ की बात हो रही होगी, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या होता है। देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स की जब भी बात हो रही होती है तो किसी एक इंडिविजुअल लेवल
लेवल पे बात हो रही है। किस पे बात हो रही है? इंडिविजुअल लेवल पे किसी एक सिंगल चीज़ को टारगेट किया जा रहा है, वो है माइक्रो, ठीक है। लेकिन जब किसी एक होल या कंप्लीट चीज़ की बात होगी तो वो कहलाएगी आपका मैक्रो। मतलब जब इकोनॉमी की स्टडी आप एज अ होल करोगे, किसी कंट्री की इकोनॉमी की स्टडी आप एज अ होल करोगे, वो क्या कहलाएगी? आपकी मैक्रो इकोनॉमिक। जिसका एक एग्जांपल दे देते हैं। एक एग्जांपल ऐसे दे देते हैं कि किसी इंडस्ट्री के अंदर आप काम कर रहे हो, उस इंडस्ट्री के अंदर काम करते समय क्या हुआ कि इंडस्ट्री के अंदर कोई एक वर्कर है, मैं एज अ वर्कर वहाँ पे काम कर रहा हूँ, एज अ वर्कर वहाँ पे एम्प्लॉय हूँ मैं। तो उस वर्कर के एम्प्लॉय के ऊपर जो भी चीज़ें होंगी वो इंडिविजुअल लेवल के ऊपर होंगी, वो अपना इंडिविजुअली उन सारी चीज़ों को प्रमोट कर रहा है। इकोनॉमी के अंदर हर एक पर्सन कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, तो उसके अंदर इंडिविजुअल लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी एक वर्कर के ऊपर, ठीक है। लेकिन जब पूरी कंपनी की बात करो, एज अ होल कंपनी की बात करोगे, तो उसके इंप्रूवमेंट या इकोनॉमी को बढ़ाने की जिम्मेदारी पूरी कंपनी की है। तो उस पूरी कंपनी की इकोनॉमी क्या कहलाएगी? मैक्रो इकोनॉमिक कहलाएगी। और एक इंडिविजुअल जो वर्कर वहाँ पे काम कर रहा है वो क्या कहलाएगी? माइक्रो इकोनॉमी कहलाएगी, ठीक है। तो किसी भी एक सेक्टर की जब बात होती है, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, जब किसी एक सेक्टर की बात करेंगे तो माइक्रो इकोनॉमिक बात होगी, लेकिन जब हम पूरे सभी सेक्टर्स को मिला लेंगे तो वो मैक्रो इकोनॉमिक कहलाएगी, ठीक है। नेशनल इनकम जैसे होती है, पूरे देश की इनकम हम निकालते हैं एक तरफ हम लोग पर्सनल इनकम निकाल लेते हैं, आपकी, मेरी या आपके मम्मी पापा की क्या इनकम है, वो एक इंडिविजुअल लेवल की इनकम हो गई, ठीक है, वो माइक्रो इकोनॉमिक में आ जाएगी। लेकिन अगर मैं कहूँ नेशनल इनकम क्या है, हमारे पूरे देश की इनकम क्या है, तो एक एवरेज निकालना पड़ेगा हमको, तो वो नेशनल इनकम क्या होगी? वो हमारी मैक्रो इकोनॉमी होगी, ठीक है। तो ये डिफरेंस है माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमी के अंदर। क्लियर? चलिए, अभी क्या सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी की बात जब हम लोग कर रहे हैं, तो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी की बात हम लोग कैसे करेंगे? सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, ये आपके सामने बहुत सारी इमेजेस है। इन इमेजेस के अंदर आपको दिख रहा है कि जो लोग हैं दुनिया भर में आपस में इधर उधर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में सबके सब इन्वॉल्व है। कोई क्या कर रहा है? कोई राशन की दुकान से सामान खरीद रहा है, कोई जाके कुली का काम कर रहा है, सामान को उठा के दे रहा है, कोई डाक टिकट का काम कर रहा है, ठीक है, लोगों को जाके तार वगैरह जो होते हैं, आपके लेटर्स वगैरह होते हैं, वो दे रहा है, कोई मजदूर मिस्त्री का काम कर रहा है, ठीक है। और कोई क्या कर रहा है? कोई आप देख लो यहाँ पे कि शॉप के अंदर जो है कंज्यूमर्स वगैरह खड़े हुए हैं, वो कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं। तो हर एक पर्सन क्या है? किसी ना किसी चीज़ में इन्वॉल्व है। कोई प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, कोई आपका परचेजिंग में इन्वॉल्व है, कोई आपका उसको सेलिंग कर रहा है, सेलिंग में इन्वॉल्व है। तो हर पर्सन किसी ना किसी तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। तो इसी तरीके की जब एक्टिविटी में कोई पर्सन इन्वॉल्व होता है, किसी भी तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी में अगर कोई इन्वॉल्व होता है, तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग? सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी कहते हैं, ठीक है। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी क्या है? जब कोई पर्सन किसी भी तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो, चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे वो कंजम्पशन हो, किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व होगा तो वो क्या कहलाएगी? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहलाती है। क्लियर है? चलिए, तो सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी की जब हम लोग बात करते हैं तो इसका क्लासिफिकेशन हमारे लिए बहुत कंपलसरी है, क्योंकि इसके क्लासिफिकेशन से ही आपके यहाँ क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। पूछ लेगा आपसे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। सेक्टर, यस यस। सर, कोई भी फॉरेनर इंडिया की इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्ट नहीं ले सकता? इकोनॉमिक एक्टिविटी में कोई फॉरेनर पार्ट बिल्कुल ले सकता है, एकदम ले सकता है। इकोनॉमिक, आप ट्रैवल एंड टूरिज्म देखते हो, कोई भी ट्रैवल करने आता है, टूरिज्म के लिए भारत के अंदर आता है, मान लिया कोई ताजमहल विजिट करने आया, अब वो ताजमहल के अंदर आके कोई टिकट खरीदेगा ना, तो टिकट खरीदने के बाद में जब वो टिकट की जो अर्निंग होगी, पैसा होगा, वो तो हमको फॉरेनर से अर्न हो रहा है ना, तो वो फॉरेनर हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहा है, एकदम कर रहा है। और वो मानिए अगर कोई ऐसी चीज़ करे जिससे उसको पैसे मिले, इससे तो इंडिया को पैसे मिल रहे हैं, अगर वो किसी तरीके का बिजनेस सेटअप डाल देता है इंडिया के अंदर आके, ठीक है, मान लिया जैसे कुछ क्या होती हैं, कंपनीज होती हैं, वो कंपनीज आके इंडिया के अंदर स्टार्टअप डाल देती हैं। अब वो स्टार्टअप डाल के इंडिया के अंदर उन्होंने डाला, उससे अर्निंग करना शुरू कर दी, तो ये भी एक तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी है। वो भारत से जो पैसा कमा रहे हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटी के थ्रू, क्योंकि जो वो अर्निंग कर रहे हैं उस अर्निंग के ऊपर बेटा टैक्स भी तो दे रहे हैं वो, तो जो टैक्स वो पे करेंगे वो टैक्स किसके पास जाएगा? गवर्नमेंट के पास में जाएगा। तो टैक्स पे करने की वजह से इसलिए वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, फॉरेनर पार्टिसिपेट कर रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटी में, ठीक है। ये सर एक और चीज, यस यस सर, जैसे कि कोई भी कार ब्रांड आती है इंडिया में, तो उसको किसी इंडियन कार ब्रांड के साथ क्यों मर्ज करना पड़ता है?
क्यों मर्ज करना पड़ता है? देखो ये पॉलिसीज़ होती हैं हर नेशन की अलग अलग। क्या होता है कि मोनोपोली क्रिएट हो जाती है कभी कभी कुछ कंपनीज़ की, तो उस मोनोपोली से बचने के लिए ऐसा किया जाता है। मर्ज करने का मतलब ये नहीं किया जाता है कि टाटा के साथ में मर्ज कर दिया जाएगा जो भी कार की कंपनी आएगी। अगर मर्सिडीज़ भारत के अंदर आ रही है तो मर्सिडीज़ को टाटा के साथ में मर्ज कर दिया जाएगा पूरी तरीके से, टाटा के शेयर्स उसके अंदर हो जाएंगे, ठीक है। ये मर्जर का तरीका नहीं होता है। बात ये होती है कि मर्सिडीज़ अगर भारत के अंदर लेके आ रहा है कोई पर्सन और भारत के अंदर मर्सिडीज़ को बेचने की बात हो रही है, तो मर्सिडीज़ के शेयर्स जितने भी होंगे वो और कार मार्केट जैसे टाटा जो है, टाटा क्या करेगी उसके शेयर्स के ऊपर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कंट्रोल रखती है। तो वो कंट्रोल इसलिए रखा जाता है कि अपनी मोनोपोली ना क्रिएट कर ले। मोनोपोली मतलब इकलौती यही मर्सिडीज़ बची पूरी भारत के अंदर, बाकी सारी जो इंडियन है वो डूबना शुरू हो जाए। ऐसा ब्रिटिशर्स ने करा था एक्सप्लॉयटेशन के लिए हमारे साथ में, रिसोर्सेज को अपनी लेके आए और इंडियन रिसोर्सेज को ख़त्म कर दिया और अपनी रिसोर्सेज को यहाँ पे ज़्यादा इम्पैक्टफुल बना दिया। इसलिए ऐसी चीज़ें करने की कोशिश की जाती है। हर कंट्री का इसको लेके अलग अलग प्रोविजंस होते हैं। और कुछ नहीं सर, हो गया, थैंक यू। ओके चलिए, तो सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी को हम लोग क्या है 3 पोर्शन में डिवाइड करेंगे। पहला तो हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बेसिस पे इसको डिवाइड करेंगे। दूसरा एम्प्लॉयमेंट कंडीशन के बेसिस पे डिवाइड करेंगे। तीसरा हम लोग ओनरशिप के बेसिस पे डिवाइड करेंगे। ये 3 पोर्शन पे हम लोग सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हमारे सामने ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी जब हम लोग देखते हैं तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर, ये 3 सेक्टर के हमारे सामने आते हैं जब हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। मेजर ऑफ द पोर्शन इकोनॉमी का यही होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अगर आप लोग समझ गए तो हर सेक्टर इकोनॉमी का आपको समझ में आ जाएगा और इसको समझना कोई टफ नहीं है, बहुत ईजी है। अभी आगे बात करेंगे। एम्प्लॉयमेंट कंडीशन की बात जब होती है तो कुछ ऑर्गेनाइज सेक्टर के एम्प्लॉयमेंट होते हैं, कुछ अनऑर्गेनाइज सेक्टर के एम्प्लॉयमेंट होते हैं। मतलब कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं, कुछ लोग प्राइवेट जॉब करते हैं, कुछ लोग गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ते हैं, कुछ लोग प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। कुछ लोग गवर्नमेंट फ्लाइट्स के अंदर चलते हैं या गवर्नमेंट फ्लाइट्स होती हैं, कुछ प्राइवेट फ्लाइट्स होती हैं, प्राइवेट जेट्स होते हैं हमारे पास में, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड में इस तरीके से इसको डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक। चलिए, अगर प्राइवेट गवर्नमेंट की पॉलिसी से काम करें तो वो भी ऑर्गेनाइज ना है। प्राइवेट अगर किसी गवर्नमेंट की पॉलिसी से काम कर रहा है, देखो सेक्टर तो अनऑर्गेनाइज्ड ही रहेगा वो, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट के सपोर्ट के बाद में क्या होगा उसको पार्शियल, इसके अंदर अभी हम जब लोग आगे पढ़ेंगे तो इसके अंदर 2 पोर्शन में हम इसको डिवाइड करेंगे। एक पोर्शन क्या होता है आपका इनफॉर्मल सेक्टर होता है, एक पोर्शन होता है आपका फॉर्मल सेक्टर। जिसकी आप बात कर लो वो इनफॉर्मल और फॉर्मल सेक्टर होता है आपका, ठीक। वैसे तो फॉर्मल सेक्टर कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी काम कर रही है, वो इनफॉर्मल के अंदर प्राइवेट अथॉरिटी काम करती है। तो जो बात आप कर रहे हो वो इसके अंदर आती है, ठीक है। अभी बात करेंगे उसकी हम लोग आगे जब इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ओनरशिप के बेसिस पे पब्लिक सेक्टर हो गया, प्राइवेट सेक्टर हो गया और जॉइंट सेक्टर हो गया, ठीक है। जॉइंट सेक्टर मतलब पब्लिक एंटरप्राइजेज और प्राइवेट एंटरप्राइजेज, मतलब गवर्नमेंट, जहाँ जहाँ पब्लिक दिखे आप लोग गवर्नमेंट समझ जाना, ठीक है। पब्लिक का मतलब क्या है, यहाँ पे गवर्नमेंट से बात हो रही है, ये गवर्नमेंट सेक्टर की बात हो रही है, ठीक। तो गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर जहाँ पे दोनों मिलकर काम करेंगे वो जॉइंट सेक्टर हो जाता है आपका, ठीक है। तो ये जॉइंट सेक्टर होता है। जैसे कुछ एनजीओज होते हैं, कुछ ट्रस्ट होती हैं, ठीक है। ट्रस्ट, एनजीओ, ये सब तो आप लोग ने सुना होगा, वो सब एक तरीके से जॉइंट सेक्टर की तरह, ना तो प्योरली एकदम 100% वो लोग गवर्नमेंट होंगे, ना ही वो लोग 100% क्या होती हैं प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर, दोनों नहीं होती, ठीक। तो ये सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी थे आपके सामने। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में सबसे पहले हम लोग कौन सा पढ़ने जा रहे हैं, नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी के बेसिस पे क्या प्राइमरी सेक्टर है, क्या सेकेंडरी सेक्टर और क्या टर्शरी सेक्टर है, ठीक है। कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इमेज देख के आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर को हम लोग किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक। देखिए प्राइमरी सेक्टर जो होता है हमारा, वो प्राइमरी सेक्टर होता है मतलब जब भी नेचर के अकॉर्डिंग, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज या नेचर बोल सकते हैं हम लोग, जब भी हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड करेंगे पूरी तरीके से, ठीक है, टोटली, हाँ टोटली हम जब नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, हमारा प्राइमरी सेक्टर कहलाता है एक तरीके से, ठीक। वो प्राइमरी सेक्टर जैसे एग्रीकल्चर करते हैं हम लोग, ठीक, एग्रीकल्चर खेती वगैरह जो हम लोग करते हैं, डेयरी फार्मिंग वगैरह जो होती है हमारी, डेयरी वगैरह जो होती है, ठीक है, मिल्क वगैरह का बिजनेस वगैरह किया
किया जाता है वो डेयरी के अंदर आ जाता है। फिशिंग भी हम लोग क्या करते हैं भाई, फिशिंग भी तो हम लोग को नेचुरली मिल रही है ना, तो फिशिंग भी हम लोग इसी तरीके से करते हैं। फॉरेस्ट्री, जंगल वगैरह का जो होता है आपका, फॉरेस्ट वगैरह का होता है, वहाँ से लकड़ी काटना हो गया या ज़्यादा फॉरेस्ट लगाना हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, ये सब चीज़ें हो गई। तो ये सब किसके अंदर आते हैं, ये सब प्राइमरी सेक्टर के अंदर आते हैं। क्वेश्चन आपका बनेगा इसी से, क्या बनेगा कि कौन से सेक्टर्स आपके उसमें दे देगा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज भी दे देगा, सर्विस सेक्टर के कुछ पॉइंट भी दे देगा, और पूछेगा इसमें से अब बताइए प्राइमरी सेक्टर में कौन कौन से आते हैं। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दे देगा, पूछ लेगा प्राइमरी सेक्टर में। तो हम कौन सा, माइनिंग बेटा, हाँ माइनिंग भी प्राइमरी सेक्टर के अंदर ही आता है एकदम। ठीक है, माइनिंग भी आपका इसी के अंदर आता है। सेकेंडरी सेक्टर के अंदर देखो क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर टोटल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की बात होती है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की बात मतलब ये देखो बिस्किट दिख रहा है आपको, बिस्किट बनाए जा रहे हैं कहीं पे, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है किसी गुड्स की। सिर्फ बिस्किट की बात नहीं है, किसी भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है। कपड़ा दिख रहा है आपको, ठीक है, कपड़ा बन रहा है वहाँ पर, तो कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। चेयर, टेबल, कार, इन सब की मैन्युफैक्चरिंग जब होती है तो जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं वो किसके अंदर आती हैं, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आती है। ठीक, टर्शरी सेक्टर पूरा किसके ऊपर डिपेंड करता है, सर्विसेज के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है, सर्विसेज के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब जितनी अच्छी सर्विसेज देते चलोगे आप, उतना अच्छा सेक्टर वो ग्रोथ करता चला जाएगा। सर्विसेज के अंदर जैसे आपको डॉक्टर्स, कोविड का टाइम चला, डॉक्टर्स ने आपको सर्विसेज दी, लोगों ने घर घर जाके ट्रीटमेंट करा, ये सर्विसेज तो ही एक तरीके से। ठीक है, LIC या बैंक के अंदर आप जाते हो, बैंकिंग के अंदर जो भी आपको सर्विसेज मिलती हैं, आपका अकाउंट ओपन किया जाता है, वो सब एक तरीके से सर्विसेज है। ठीक है, ट्रेन के अंदर आप ट्रैवल कर रहे हो, ट्रैवल करते टाइम टिकट लेते हो, टिकट लेके ट्रेन आपको एक कहीं ना कहीं एक आपके टारगेट तक पहुंचा देती है, आपके घर तक पहुंचा देगी, तो वो भी क्या है, एक तरीके से सर्विसेज है। तो ये सर्विसेज सेक्टर के अंदर टर्शरी सेक्टर जो है वो पोर्शन किसका है, कहीं ना कहीं सर्विसेज सेक्टर का। ठीक है, तो टर्शरी सेक्टर हम लोग मान कर चलेंगे, सर्विसेज सेक्टर की बात हो रही। ठीक है, चलिए ठीक, तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर इसके अंदर हम लोग ने देख लिया। प्राइमरी सेक्टर पूरी तरीके से आपको मैंने समझा दिया, फिर से एक बार इसके अंदर रिवीजन के लिए आप लोग देख लो कि प्राइमरी सेक्टर कौन कौन से होते हैं। प्राइमरी सेक्टर वो होते हैं जो टोटली नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड करते हैं, और उन नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर फिर से एग्जाम्पल आप लोग देख लो, एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग या जो भी फॉरेस्ट्री वगैरह, जो डेयरी फार्मिंग वगैरह जो होती है, वो सब आपके प्राइमरी सेक्टर्स होते हैं। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर, फिर देख लो आप लोग जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जब किसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करेंगी, तो वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या कहलाएगा आपका, वो सेकेंडरी सेक्टर कहलाएगा। जैसे इसके अंदर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, स्टील्स की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ठीक है, वो सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आएगी। स्टील के अलावा जैसे अभी हम लोग ने बिस्किट की देखी, क्लोथ्स की देखी, टेबल चेयर्स की देखी, इन सब की मैन्युफैक्चरिंग, कार्स वगैरह की जो भी होगी, वो सब सेकेंडरी सेक्टर है आपका। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल जो इसके अंदर लिखे हुए, वो एग्जाम्पल आपसे क्वेश्चन पूछता है, ऑप्शन में पूछ लेगा आपसे कि कौन कौन से एग्जाम्पल सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आते हैं। ठीक, टर्शरी सेक्टर के अंदर फिर से देख लो, टर्शरी सेक्टर के अंदर जितने भी आपको डायग्राम्स दिखेंगे यहाँ पे, वो सारे के सारे सर्विसेज से रिलेटेड दिखेंगे। यहाँ पे सर्विसेज दी जा रही हैं आपको, हमको अगर किसी सर्विस की ज़रूरत है, आपको हमको कहीं जाना है, तो हमको बस ट्रैवल करने के लिए मिल जाती है, तो बस एक तरीके की सर्विसेज है। ठीक है, हमको क्या करना है, अपना बैंक में अकाउंट खुलवाना है, पैसा मनी का ट्रांजेक्शन करना है, उसके लिए हमको बैंकिंग सर्विसेज मिल जाती हैं। ठीक है, बैंकिंग सर्विस के अलावा मेडिकल सर्विसेज हमको बहुत सारी मिल जाती हैं। लॉयर, अगर हमारा कोई केस है इससे रिलेटेड, तो लॉयर हमको कोई सर्विस दे रहा है तो हमको वो सर्विसेज मिल जाती हैं। तो ये सब टर्शरी सेक्टर होता है हमारा। ठीक है, अब बोल रहा है आपसे एक पॉइंट कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, ये तीनों के तीनों सेक्टर क्या हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं या डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ये तीनों सेक्टर एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। अभी तो देखा हमने कि तीनों सेक्टर एकदम अलग अलग हैं। एक में अगर एग्रीकल्चर की बात में हो रही है, दूसरे में मैन्युफैक्चरिंग किसी इक्विपमेंट को बनाने की बात हो रही है, और तीसरे में अगर देखा जाए सर्विस दी जा रही है। तो ये डिपेंडेंट तीनों एक दूसरे के ऊपर कैसे, तीनों डिपेंडेंट कैसे हो सकते हैं एक दूसरे के ऊपर। देखिए, अगर डिपेंडेंट होने की बात हो रही है, तीनों सेक्टर कैसे डिपेंडेंट है, तो प्राइमरी सेक्टर के अंदर आपको याद है हमने एग्रीकल्चर की बात की। किसकी बात की थी, एग्रीकल्चर की बात की थी। एग्रीकल्चर की जब बात की प्राइमरी सेक्टर के अंदर, तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हम लोग लेके चलते हैं, चलो शुगर केन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। किसका, शुगर केन।
शुगर केन गन्ने की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो शुगर केन का जैसे ही हमने एग्जांपल लिया, शुगर केन तो पोर्शन किसका है भाई, एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर मतलब इसको उगाया जा रहा है, लगाया जा रहा है, तो शुगर केन प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो पार्ट किसका हो जाएगा, प्राइमरी सेक्टर का होगा। एग्रीकल्चर पूरा क्या है, शुगर केन को वहाँ पे बोया जा रहा है, जब उसको बोया गया तो वो एग्रीकल्चर का पार्ट हो गया। अब शुगर केन को लाया गया किसी इंडस्ट्री के अंदर, कहाँ लाया गया, किसी इंडस्ट्री के अंदर लाया गया शुगर केन को उठा के। शुगर फैक्ट्रीज वगैरह सबने देखी होंगी, शुगर फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं वो सारी चीज़ें। अब इस शुगर केन से क्या बनाई जाएगी भाई, शुगर बनाई जाएगी, ठीक है। हाँ, शुगर बनाई जाएगी, चीनी बनाई जाती है, चीनी बनाई जाती है। तो जब इसको चीनी में कन्वर्ट किया जाता है शुगर केन को, तो वो एग्रीकल्चर फील्ड में तो नहीं किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा, किसी इंडस्ट्री में किया जाएगा, शुगर फैक्ट्री के अंदर किया जाएगा। तो जब शुगर फैक्ट्री के अंदर इसको हम चेंज करेंगे तो ये शुगर जो होगी, वो शुगर केन जो होगा एक शुगर के पोर्शन में कहीं ना कहीं हमारे सामने आ जाएगा, ठीक है। और जैसे ही ये शुगर के पोर्शन में आएगा, अब शुगर को ये सेकेंडरी सेक्टर वाले अपने पास थोड़ी रखेंगे, अब ये शुगर को कंज्यूमर्स को देना भी शुरू किया जाएगा। ये शुगर्स के पूरे ट्रक चलते हैं, ट्राली चलती हैं, ठीक है, पूरे हाँ ट्रांसपोर्ट जो जिसकी हम बात करते हैं, टर्शरी सेक्टर जो होता है हमारा। अब शुगर को उठा के यहाँ से यहाँ तक लाया जाएगा, तो किसके थ्रू लाया जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रही है यहाँ, ठीक है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन जो है, ट्रांसपोर्टेशन हमारा सर्विस सेक्टर के अंदर आता है। तो शुगर जब ट्रांसपोर्ट होगी तो वो सर्विस सेक्टर बन जाएगा। हाँ, मार्केट वगैरह एकदम, मार्केट के अंदर जब भी किसी भी सर्विसेज की बात हो रही है तो वो टर्शरी सेक्टर के अंदर आता है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन आपका जो है वो शुगर्स के ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू लोगों तक पहुंचेगी, इसलिए वो टर्शरी सेक्टर हो जाएगा। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर इस तरीके से हमारे क्या हैं, एक दूसरे के ऊपर तीनों के तीनों डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। ये पॉइंट समझ आ गया, कोई कंफ्यूजन किसी तरीके का, किसी को भी नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। जीडीपी की बात हो रही है यहाँ पे। जीडीपी पढ़ना थोड़ा अभी हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि प्राइमरी सेक्टर हो जाए, चाहे सेकेंडरी सेक्टर हो जाए, चाहे टर्शरी सेक्टर हो जाए, इन सबको काउंट जो हम करते हैं वो किसके बेसिस पे करते हैं, माना शुगर केन इतना क्विंटल निकला, मार्केट के अंदर पहुँचा, और वो पहुँचने के बाद में इतनी अर्निंग किसी पर्सन को हुई, एक पर्सन को इंडिविजुअल लेवल पे हुई, तो वो इंडिविजुअल लेवल की इनकम को हम पूरी कंट्री की इनकम के बेसिस पे जब काउंट करना शुरू कर देते हैं तो हमको काउंट करना पड़ता है जीडीपी में, ठीक है। अब ये जीडीपी होती क्या है, ठीक है। जीडीपी का मतलब क्या होता है, पहले तो चीज़ है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब ये होता है आपका, आप देखते हो लगातार न्यूज़ में देखते रहते हो कि जीडीपी गिर गई हमारी, जीडीपी क्या हुआ, राइज कर गई, जीडीपी डाउन हो गई। अभी कोविड का टाइम आया, कोरोना का टाइम आया, जीडीपी नेगेटिव में पहुंच गई, माइनस में पहुंच गई। तो ये जीडीपी है क्या, ठीक है। देखो जीडीपी का मतलब क्या होता है, जीडीपी का मतलब ये होता है जितनी भी इनकम है पूरी कंट्री की, ठीक है, किसी भी सोर्स से अगर किसी भी कंट्री की इनकम है तो उस इनकम को हम लोग को डोमेस्टिक टेरिटरी में, एक पॉइंट आपका ये ध्यान रखिएगा, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितनी भी इनकम अगर कोई पर्सन ले रहा है, ठीक है, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब अभी मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं वो बता दूंगा मैं आपको। अभी ये समझ लो कि एक एरिया है, कोई ज्योग्राफिकल एरिया है, ज्योग्राफिकल एरिया जैसे इंडिया, ये इंडिया है पूरा। अब इस इंडिया के अंदर जितने भी लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, कंजम्पशन कर रहे हैं, या जितनी भी इनकम को गेन कर रहे हैं, वो सारा का सारा इस एरिया के अंदर कर रहे हैं, तो ये ज्योग्राफिकल एरिया है हमारा। इस ज्योग्राफिकल एरिया को क्या बोला जा रहा है, डोमेस्टिक टेरिटरी बोला जा रहा है, ठीक है। उस डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर एक साल के अंदर, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, वन फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है, तो एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर टोटल जितना भी कंजम्पशन या इनकम आती है, उस इनकम को क्या बोला जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोला जाता है, या जीडीपी बोला जाता है। कैसे, थोड़ा सा और ओपन कर लेते हैं इसको। ओपन इसका मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी की बात जब होती है तो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर एक पोर्शन तो आपका हो गया, कोई भी पर्सन इंडिया के अंदर, इंडिया की टेरिटरी के अंदर, यस कोई कुछ पूछ रहा है, नहीं, अच्छा। तो इंडिया की टेरिटरी के अंदर जितने भी लोग कहीं ना कहीं इनकम को अर्न कर रहे हैं, एक तो ये पोर्शन हो गया आपका, ठीक है। दूसरा क्या हो गया कि इंडिया की टेरिटरी के बाहर अगर कोई पर्सन इंडिया से बाहर है, बाहर जाके वो इंडिया के लिए काम कर रहा है, अगर जैसे एम्बेसीज होती है हमारी,
एम्बेसीज पता है आपको? एम्बेसीज जो भारत के एम्बेसडर्स होते हैं वो कहीं एम्बेसीज तो लेके बैठे हुए होते हैं। चाइना के अंदर हमारी एम्बेसी है, पाकिस्तान के अंदर है, रशिया के अंदर है, और अगर आप देखो बहुत सारी सभी कंट्रीज़ के अंदर कहीं ना कहीं एम्बेसीज होती हैं हमारी। तो उन एम्बेसीज के अंदर जितने भी एम्बेसडर्स बैठे होते हैं उनकी जो इनकम होती है वो भी किस में काउंट होगी? जीडीपी के अंदर। एम्बेसीज ये होती हैं, एक आपका ऑफिस होता है, ठीक है। मतलब क्या होता है कि मैं भारत का हूँ, मेरा भारत का एक ऑफिशियल होगा, वो जाएगा किसी दूसरी कंट्री के अंदर, जिस कंट्री के साथ में हमको ट्रेड करना रहता है। जैसे चाइना का एग्जांपल ले लिया, चाइना के अंदर वो ऑफिशियल जाके एक ऑफिस लेके बैठ जाएगा, और वो ऑफिस क्या होगा? इंडियन एम्बेसडर का ऑफिस हो जाएगा। उस ऑफिस में भारत और चाइना के बीच में जितने भी ट्रेड होंगे उन सारे ट्रेड को, भारत और इंडिया के बीच में जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन होंगे, भारत और इंडिया के बीच में जितनी भी मीटिंग्स होंगी, जितने भी चीज़ें भारत और चाइना के बीच में हुआ करेंगे, उनको डील करने के लिए एक ऑफिशियल को बैठा दिया जाता है, ठीक है। वो भारत की एम्बेसीज कहलाती हैं, ठीक है। हर कंट्री के अंदर हर किसी कंट्री की एम्बेसीज होती हैं। भारत के अंदर भी बहुत सारी कंट्रीज़ की एम्बेसीज हमारे यहाँ पे हैं, ठीक है। तो ये एम्बेसीज कहलाती हैं। तो वो एम्बेसीज के अंदर जो भी ऑफिशियल्स बैठे हुए हैं उनकी जो इनकम काउंट होती है वो भी हमारे यहाँ काउंट होती है, जीडीपी के अंदर ही काउंट होती है, ठीक। अगर मान लो कोई फ़्लाइट है, ठीक है, कोई फ़्लाइट है, मान लिया एयर इंडिया की फ़्लाइट है। अब ये एयर इंडिया की फ़्लाइट उड़ के गई, इंडिया से उड़ी है, और इंडिया से उड़ने के बाद में यूएसए चली गई, ठीक। तो इसका जो टिकट होगा, इसका जो काउंट होगा, इसका जो पैसा होगा, वो किस में काउंट होगा? इंडिया की जीडीपी में काउंट होगा, यूएसए की जीडीपी में काउंट होगा? किस में काउंट होना चाहिए? इंडिया की जीडीपी में काउंट होना चाहिए। तो जितनी भी फ्लाइट्स हैं इंडिया से उड़ के अगर यूएसए में जा रही हैं तो वो किसकी जीडीपी में काउंट होंगे? इंडिया की जीडीपी में काउंट होंगे। तो इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? डोमेस्टिक टेरिटरी कहते हैं। एक चीज़ और, जितनी भी आर्मीज़ होती हैं, अगर किसी आर्मी ने अपना क्या है लोकेशन पॉइंट बनाया हुआ है, कहीं कंट्रोल किया हुआ है, जैसे अभी क्या हुआ था अफगानिस्तान के अंदर, आपने देखा अफगानिस्तान के अंदर यूएसए आर्मी ने अपना वहाँ पे कैंप लगाया हुआ था। तो यूएसए ने जो कैंप वहाँ पे लगाया हुआ था तो वो यूएसए की डोमेस्टिक टेरिटरी बन गई थी, ठीक है। वहाँ पे उसकी आर्मी रहा करती थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने छोड़ा अब वो उनकी डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं रही, ठीक है। तो वो भी अगर वहाँ पे भी जो इनकम वो अर्न कर रहे थे, वो सारी चीज़ें हो रही थी, वो सबकी सब यूएसए की जीडीपी में काउंट होती, ठीक है। तो जितनी भी होगी, तो इंडिया के अंदर जैसे अगर इंडिया की कोई मिलिट्री है, मान लिया इंडिया की मिलिट्री नेपाल के अंदर अपना कैंप लगा के रह रही है, और उस कैंप के अंदर बहुत सारी मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ करती हैं आपस में, उन मिलिट्री एक्सरसाइज से जितनी अर्निंग्स होती हैं वो सारी की सारी इंडिया की जीडीपी में काउंट होंगी, ठीक। तो इंडिया की जीडीपी का मतलब ये है कि सिर्फ इंडिया में जो लोग रह रहे हैं वो कमा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर रह के जो लोग कमा रहे हैं वो क्या कहलाती है यहाँ की? वो जीडीपी कहलाती है हमारी, ठीक है। तो जीडीपी का कॉन्सेप्ट यही होता है कि जितनी बड़ी जीडीपी होगी उतनी ही बड़ी आपकी इकोनॉमी होगी, ठीक है। मतलब जितनी अच्छी जीडीपी आपकी होगी उतनी ही बड़ी आपकी इकोनॉमी होती चली जाएगी, ठीक। इसलिए जब भी हम लोग देखते हैं कि जीडीपी जिस कंट्री की ज़्यादा हाई होती है वो कंट्री उतनी ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है, या फिर डेवलप्ड कंट्री। यूएसए की जीडीपी बहुत अच्छी है, यूएसए एक डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर आता है, ठीक है। चाइना, इंडिया की जीडीपी भी बहुत अच्छी रहती है, हमेशा रहती है कहीं ना कहीं। वो तो कोविड के टाइम में हमारी जीडीपी डाउन हो गई। अगर हम देखें इस ईयर हम लोग की जीडीपी माइनस तक में पहुँच गई थी, ठीक है। ओवरऑल जीडीपी हम लोग की माइनस की 7.7% रही है, लेकिन आपको इन सब के अंदर नहीं जाना है, बस जीडीपी का एक कॉन्सेप्ट समझना था आप। एक फाइनेंशियल ईयर का मतलब ये होता है कि अप्रैल से 30 अप्रैल से शुरू करो और 1 मार्च तक की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। कब तक की? 1 मार्च तक की, ये पूरा साल। हाँ, जीडीपी अगर सम ऑफ प्रोडक्शन है तो सर वो नेगेटिव कैसे हो सकता है? अगर सम ऑफ प्रोडक्शन है तो नेगेटिव कैसे हो सकती है? देखो, सम ऑफ प्रोडक्शन के अंदर क्या हुआ, जैसे अभी आपने बोला नेगेटिव कैसे हो सकती है। सम ऑफ प्रोडक्शन में जितना भी प्रोडक्शन था वो डाउन हुआ, रिसोर्सेज का प्रोडक्शन डाउन हुआ सारे। अभी क्या हुआ, जैसे कोविड का टाइम आया, सारी की सारे जितने सेक्टर्स थे इकोनॉमी के सब बंद हो गए थे, क्लोज हो गए थे। अब सोचो अगर किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है, ठीक है, अगर प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है तो वो कंज्यूम कैसे होगी? अगर कोई चीज़ का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है वो कंज्यूम होना बंद हो जाएगी। तब हम रिसोर्सेज जो यूज़ करते हैं जब प्रोडक्शन नहीं होता है वो हम रिजर्व रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं। और रिजर्व रिसोर्सेज आप कब तक यूज़ करोगे?
तब तक यूज़ करोगे जब तक वो आपके पास में है। जैसे ही वो ख़त्म हो गई उसके बाद में इकोनॉमी आपकी नेगेटिव में जाना शुरू हो जाती है, माइनस में जाना शुरू हो जाती है। सम ऑफ प्रोडक्शन या सम ऑफ कंजम्पशन का मतलब ऐसा नहीं है कि सम लगा हुआ है तो ये पॉजिटिव ही होगी, ठीक है। सम ऑफ प्रोडक्शन सम ऑफ कंजम्पशन नेगेटिव में भी हो सकता है आपका, ठीक है। तो रिसोर्सेज जो होंगे आपके, जब रिसोर्सेज पे ओवर बर्डन पड़ता है, ज़्यादा बर्डन पड़ता है तो रिसोर्सेज आपकी रिड्यूस होना शुरू होती हैं, तो क्या होता है आपकी जीडीपी या ये काउंट जो होता है वो नेगेटिव में चला जाता है, ठीक है। चलिए, जीडीपी का कॉन्सेप्ट इसलिए थोड़ा सा मैंने आपको समझाया क्योंकि हम जब इन 3 सेक्टर्स को कंपेयर करेंगे तो तीनों सेक्टर को कंपेयर हम लोग जीडीपी के बेसिस पे ही करते हैं, ठीक है, कि किसी कंट्री की जीडीपी क्या है या किसी सेक्टर की जीडीपी क्या है उसके बेसिस पे हम इसको कंपेयर करते हैं। हम देखेंगे प्राइमरी सेक्टर की अलग जीडीपी क्या होती है, सेकेंडरी सेक्टर की अलग जीडीपी क्या होती है, या टर्शरी सेक्टर की अलग जीडीपी क्या होती है। इन सेक्टर्स की जीडीपी के अकॉर्डिंग हम लोग इन सारी चीज़ों को देखें, ठीक। चलिए, इनका एक कंपैरिजन है छोटा सा, उस कंपैरिजन को हम लोग देख लेते हैं। कंपैरिजन पहला है जीडीपी बाई, हम लोग देखेंगे जीडीपी के बेसिस पे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर को जब हमने कंपेयर करा तो इसका कंपैरिजन आप देख लो। एक तो ईयर हमने माना है 1973 और एक हमने माना है 2003। ये दोनों जो ईयर हैं ये बेस ईयर हैं हमारे, ठीक है। हमने यहाँ पे इसको क्यों लिखा, क्योंकि ये हमारे बेस ईयर है। बेस ईयर का मतलब क्या होता है बेटा, बेस ईयर का मतलब ये होता है कि हर कुछ सालों के अंदर हम एक ईयर को टारगेट मान लेते हैं, उस ईयर के अंदर किसी भी तरीके की कोई नेचुरल कैलेमिटीज़ ना हुई हो, इकोनॉमी आपकी बहुत नॉर्मल रही हुई हो, ठीक है, और किसी भी तरीके की कोई फाइनेंशियल क्राइसिस ना आई हो, तो उसको एक बेस ईयर मान लिया जाता है। जैसे 1973 को एक बेस ईयर मान लिया है, 2003 को एक बेस ईयर मान लिया है, ठीक है। इसी तरीके से आने वाले समय में हमने 2011 को भी एक बेस ईयर माना था, ठीक है। 2011 को भी हमने एक अपना एक बेस ईयर माना हुआ। अभी हम कंपैरिजन जो कर रहे हैं 73 और 2003 के बीच में कर रहे हैं। 2011 का इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसका NSSO एक संस्था होती है आपकी, उसने प्रॉपर इसका डेटा भी रिलीज नहीं किया है, ठीक है। तो गवर्नमेंट डेटा हमारे पास में कितना है, 2003 तक का है, इसलिए SSO और NSO हो गया। हाँ देखो, NSSO ने क्या करा है, मर्ज हो गए हैं दोनों, एक CSO था एक NSO था, ये दोनों थे, एक CSO था एक NSO था, इन दोनों ने क्या करा, मर्जर कर लिया आपस में। अब ये दोनों मर्जर हो गए, NSSO बन गए, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन होता है जो पूरी तरीके से क्या करता है, आपके जीडीपी के जितने भी कंपैरिजन से उनको किया करता है और अप एंड डाउन जितने भी होते हैं उनको देखा करता है, ठीक। तो हम लोग यहाँ कंपैरिजन कर रहे हैं जब, तो कंपैरिजन के अंदर देख लो आप लोग, एक ग्राफ आपके सामने दिख रहा है और उस ग्राफ के अंदर ये कंपैरिजन देख लो। एक तरीके से आप इसको डिवाइड कर सकते हो, बिफोर LPG रिफॉर्म्स और आफ्टर LPG रिफॉर्म्स। इतना ज़्यादा चेंज हुआ, इसलिए तो LPG रिफॉर्म्स कहीं ना कहीं पूरी वर्ल्ड हमको करने को कह रही थी, लेकिन इंडिया मान नहीं रहा था LPG रिफॉर्म्स को लेके। वो हमने मजबूरी में माना कि LPG रिफॉर्म्स होने चाहिए, ठीक। जब 1973 का टाइम था हमारा, LPG रिफॉर्म्स आपके लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है लिबरलाइजेशन, एक होता है प्राइवेटाइजेशन और एक होता है ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी 1990 से पहले तक ये रिफॉर्म्स को नहीं माना करती थी। मतलब लिबरलाइजेशन का मतलब होता है अपनी मार्केट लिबरल कर दो, फ्री कर दो, कि कोई भी बंदा बाहर से आए और आके ट्रेड कर सके। जैसे अभी क्या हो रहा है कि बाहर की कंपनी, जैसे मैं अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि बाहर की कार की कंपनीज आती हैं इंडिया के अंदर, ट्रेड करती हैं आगे, तो ये लिबरलाइजेशन है। वैसे इससे पहले ये अलाउ नहीं था हमारी कंट्री के अंदर कि कोई भी लिबरली आके हमारे यहाँ कुछ आके बेच सके, ठीक है। तो वो लिबरलाइजेशन नहीं था। प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये हुआ कि जितनी भी भारत के अंदर गुड्स सर्विसेज वगैरह प्रोड्यूस हुआ करती थी वो सारी के सारी गवर्नमेंट कंट्रोल में रहा करती थी। हमने कंपनीज को प्राइवेटाइजेशन करना शुरू कर दिया, हमने प्राइवेट हाथों में देना शुरू कर दिया। जैसे जियो का एग्जाम्पल बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इसका, कि अगर जियो जैसी कंपनी ने प्राइवेटाइजेशन के थ्रू काम करना शुरू करा तो वो देखो आज कहाँ पहुँच गई है। और एक अगर हम लोग गवर्नमेंट कंपनी ले लें, BSNL जो हमारी कंपनी थी वो रिड्यूस होती चली गई,
डूबती चली गई। तो प्राइवेटाइजेशन से भी हमको फ़ायदा हुआ, ये प्राइवेटाइजेशन कहलाता है। ग्लोबलाइजेशन कहलाता है कि कोई कंट्री बाहर की है, वो बाहर की कंट्री भारत के अंदर पैसा ला के इन्वेस्ट कर दे, ठीक है। कोई भी बाहर की कंपनी भारत के अंदर ला के पैसे को इन्वेस्ट करती है तो ये क्या कहलाता है, जितनी भी फॉरेन करेंसीज को भारत के अंदर इन्वेस्ट करा जाएगा तो उतनी हमारी इकोनॉमी बूस्ट होना शुरू हो जाती है। तो ये लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट एलपीजी रिफॉर्म्स कहलाता है। ये 1990 में इंडिया ने अडॉप्ट किया था, इससे पहले हमारे पास में नहीं था, ठीक है। तो इसके हम लोग ने क्या करा, इसको इन दो बेसिस के बेसिस पे डिवाइड कर लिया, ठीक है। यस अगर हम लोग अडॉप्ट नहीं करना चाहते तो क्या मतलब? हाँ, हम लोग फायदा ही होता। नहीं, हम लोग अडॉप्ट इसलिए नहीं करना चाहते थे क्योंकि एलपीजी रिफॉर्म से पहले हमने क्या करा था, ब्रिटिशर्स को हम लोग बर्दाश्त कर चुके थे। जो ब्रिटिशर्स थे 1947 तक, उन्होंने क्या करा था, यही लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन करके भारत के अंदर बाहरी इंडस्ट्रीज़ को लाके यहाँ पे इस्टेब्लिश करा, और बाहरी इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करने के बाद में अपना रूल इस्टेब्लिश कर लिया। तो इंडिया कहीं ना कहीं इन चीज़ों से डरा हुआ था कि अगर हमने फिर से एलपीजी रिफॉर्म्स तो फिर से कोई बाहरी कंपनी आएगी और कंपनी आके हमारी मोनोपोली पूरी तरीके से ख़त्म कर देगी, इंडिया की जो कंपनीज हैं उनको ख़त्म कर देगी और अपनी मोनोपोली इस्टेब्लिश कर देगी। इसलिए हमने एलपीजी रिफॉर्म्स को अपनाना नहीं चाहा। लेकिन हम इतने ज़्यादा लोन में आ गए थे, बर्डन में आ गए थे कि हमसे पूरे वर्ल्ड ने बोला कि आप एलपीजी रिफॉर्म्स को अपना लो, हम क्या करेंगे, आपके एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद में फिर आपकी इकोनॉमी ईजी हो जाएगी और आप कहीं ना कहीं ट्रेड, व्यापार और हमारे लोन को चुका पाओगे। इसलिए हमने इस मजबूरी में एलपीजी रिफॉर्म्स को अडॉप्ट किया था। उसके बाद में काफ़ी सोशल चेंजेस देखने को मिले। ये देख लो, एग्रीकल्चर सेक्टर रिड्यूस भी हुआ है, उसके बाद में सर्विस सेक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। पहले सर्विस सेक्टर नहीं था। अगर आप ग्राफ को कंपेयर करो तो देखो, ये हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर की बात हो रही है ना, तो प्राइमरी सेक्टर ये था हमारा। सेकेंडरी सेक्टर हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर देखो कितना सा था। टर्शरी सेक्टर में हमारा क्या था, सर्विस सेक्टर, तो सर्विसेज वगैरह भी हुआ करती थी, लेकिन एग्रीकल्चर से कम थी। अभी देखो क्या हुआ है, अभी आज के टाइम में अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा ये रह गया, उसके बाद में देखो इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है, और तीसरे नंबर सबसे ज़्यादा कौन सा हो गया, सर्विसेज सेक्टर। अगर जीडीपी के बेसिस पे देखो तो जीडीपी के बेसिस में सर्विसेज सेक्टर में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो सर्विसेज सबसे ज़्यादा टॉप पे हैं, उसके बाद में अगर आप देखो तो एग्रीकल्चर सेक्टर, और फिर आपका क्या आता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर आता है। इस तरीके से इन चीज़ों को डिवाइड किया गया, ठीक है। तो ये पहला ग्राफ था, कहीं ना कहीं इसके बेसिस पे आप समझ सकते हो कि कैसे एलपीजी के बाद में ये इतना बड़ा चेंजेस देखने को है, ठीक है। अब शेयर ऑफ सेक्टर्स इन जीडीपी, जीडीपी के बेसिस पे सेक्टर्स के अंदर शेयर किसका कितना कितना है, इसकी बात हो रही है, ठीक है। हाँ, ये परसेंटेज के अंदर है। पहला रुपीज़ के अंदर था, पहला अमाउंट में बात हो रही थी, ठीक है। यहाँ परसेंटेज में बात हो रही है। एक तो होती है जीडीपी कितनी है पूरे दुनिया की, मतलब पूरी इंडिया की अगर बात करें हम लोग, तो जीडीपी हमारी कितनी है, 2.5 करोड़ रुपए जीडीपी है हमारी, ऐसे बात करते हैं हम लोग। एक बात करते हैं कि जीडीपी परसेंटेज में कितनी है हमारी, तो जीडीपी परसेंट में हमारी 7-7.5% है, ठीक है। तो यहाँ पे जो शेयर ऑफ सेक्टर्स है परसेंटेज में काउंट हो रहा है, उसमें देख लो, आप कंपेयर कर लो, ठीक। उसमें कंपेयर करो तो पहले यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर ज़्यादा था, यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, तो ये परसेंटेज के अंदर बेसिस है, इतना ज़्यादा आप लोग परसेंटेज के अंदर देखोगे। तो ये हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर कम था, हमेशा से कम रहा है, और ये सर्विस सेक्टर हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर से कम था। लेकिन जैसे ही एलपीजी रिफॉर्म्स हुए या कहीं ना कहीं 2003 का टाइम आया, एग्रीकल्चर सेक्टर रिड्यूस हो गया, ठीक है। इंडस्ट्रियल सेक्टर थोड़ा सा बढ़ गया, और सबसे ज़्यादा क्या हो गया आपका, सर्विसेज सेक्टर, ठीक है। सेक्टर्स अगर हम लोग जीडीपी की परसेंटेज के बेसिस पे देखें तब भी ये कंपैरिजन कहीं ना कहीं सही होता है। अब एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे देख लेते हैं कि कौन से सेक्टर ने कितना एम्प्लॉयमेंट दिया है, ठीक है। कौन से सेक्टर ने कितना एम्प्लॉयमेंट दिया है, एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है, या आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर देता है, या आपकी सर्विसेज सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देती है। 1973 में तो भाई देख लो लगभग 75%, ठीक है। अगर आप इस ग्राफ को देखोगे तो लगभग 75% जो रेशियो था वो पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर हमको एम्प्लॉयमेंट दे रहा था, ठीक है। बचा हुआ थोड़ा सा अगर देख लो 75 से लेके 85% तक, तो ये 10% सिर्फ एम्प्लॉयमेंट हमको इंडस्ट्रियल सेक्टर में मिल रहा था, बाकी बचा हुआ 15% एम्प्लॉयमेंट हमको सर्विस सेक्टर के अंदर मिल रहा था। लेकिन 2000 फिर से एलपीजी रिफॉर्म्स की बात आ गई, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, प्राइमरी सेक्टर का एम्प्लॉयमेंट थोड़ा रिड्यूस हुआ, और ये कितना पहुंच गया, लगभग 62%।
अभी भी 62% लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व हैं। आज के टाइम में भी एग्रीकल्चर सेक्टर्स या प्राइमरी सेक्टर जितने भी हैं, एग्रीकल्चर को मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सबसे मेजर सेक्टर है प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर सबसे ज़्यादा आज के टाइम में भी लोग रोजगार किसके अंदर कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट प्राइमरी सेक्टर में ही कर रहे हैं। उसके बाद देखोगे तो सेकेंडरी सेक्टर में, टर्शरी सेक्टर के अंदर, मतलब सर्विस सेक्टर जो हमारा है, उसके बाद में सर्विस सेक्टर में लोग, और सबसे लास्ट में कौन सा है, फिर हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर या जिसको हम लोग सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं, इसके अंदर है। तो इससे आपको एक रेशियो क्लियर होना चाहिए कि भारत के अंदर सबसे ज़्यादा लोग इन्वॉल्व किस में हैं। पता लग रहा है हमको किस में इन्वॉल्व है, प्राइमरी सेक्टर के अंदर आज भी बहुत सारे लोग, सबसे ज़्यादा इवन 62% लोग यहाँ पे आज के टाइम में भी इन्वॉल्व हैं, ठीक है। बचा हुआ पोर्शन आप लोग सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर के अंदर देख सकते हैं। ये 3 ग्राफ्स इसलिए समझना ज़रूरी है कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपका बन सकता है। परसेंटेज के बेसिस पे एम्प्लॉयमेंट में सबसे ज़्यादा जनरेशन किसका है, ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है आपसे, ठीक। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक। अभी क्या हुआ, पहला सेक्टर हम लोग ने देख लिया कि जब हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी को नेचुरल या नेचर ऑफ एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बेसिस पे उसको डिवाइड करेंगे तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर होता है। लेकिन जब हम बेसिस ऑफ ओनरशिप के बेसिस पे डिवाइड करते थे तो वो क्या होता था, एक पब्लिक होता था, एक प्राइवेट होता था, ठीक है। पब्लिक सेक्टर क्या होता है, पब्लिक सेक्टर का मतलब ये होता है कि जब गवर्नमेंट ओन करती है किसी भी तरीके के एसेट्स को। एसेट्स का मतलब क्या होता है, एसेट्स का मतलब अगर सिंपल भाषा में आप लोग समझो तो वो प्रॉपर्टी को कह सकते हैं हम लोग। क्या किसको कह सकते हैं, प्रॉपर्टी को कह सकते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं तो एसेट का मतलब प्रॉपर्टी होता है, मतलब वो चीज़ जो ओन कर रही है गवर्नमेंट, तो वो उसके बदले में आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही है। जैसे RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके अंडर में सारे बैंक्स हैं, पूरे भारत में जितने भी बैंक हैं सब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर में आते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ओन कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को परमिशन दे रखी है, अलाउ करके रखा है कि सारी की सारी सर्विसेज आप गवर्नमेंट के फॉर्म में दोगे बैंक्स को, ठीक है। और वो बैंकिंग सर्विसेज को कौन लेगा, अवेल करेगा, जो पब्लिक है हमारी, जनता है हमारी, वो जनता इसको अवेल किया करती है। तो ये सर्विसेज जब गवर्नमेंट के थ्रू लोगों तक पहुंचाई जाएं तो वो पब्लिक सेक्टर की सर्विसेज होती हैं। जैसे PDS सिस्टम भी इसका एक एग्जाम्पल है, राशन सर्विसेज जो होती है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिसको हम कहते हैं, कि लोगों तक राशन भत्ता वगैरह पहुंचता है, रोजगारी भत्ता वगैरह, एम्प्लॉयमेंट वगैरह पहुंचता है, तो ये सब भी गवर्नमेंट सर्विसेज एक तरीके से होती हैं, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर देख लो, जब भी ओनरशिप जो होगी वो प्राइवेट कंपनीज के हाथों में होगी, ठीक है। तो वो ओनरशिप जब इंडिविजुअल्स या प्राइवेट कंपनीज के हाथ में होगी तो वो, जैसे टाटा का एग्जांपल हम लोग ने पढ़ा था, टाटा के हाथ में इसकी ओनरशिप पूरी तरीके से, टाटा इसका जितना भी प्रॉफिट होगी टाटा तो लेगा, बस एक टैक्सी तो गवर्नमेंट को देता है, तो प्रॉफिट जब ये लेना शुरू कर दे तो वो ओनरशिप किसके हाथ में रहेगी, वो इसके हाथ में रहेगी। वोडाफोन को जो चलो पुरानी हो गई, यहाँ पे आप लोग जियो का नाम लिख सकते हो, ठीक है। हाँ, वोडाफोन और आइडिया, वोडाफोन और आइडिया आप जोड़ के VI बन गए, ठीक है। तो ये VI हो गया, अगर यहाँ पे लिखना तो VI आप लिख सकते हो। तो जियो कंपनी है या VI कंपनी है, ये क्या है, जितनी भी सर्विसेज दे रहे हैं लोगों को तो प्राइवेट फॉर्म में तो दे रहे हैं, तो जितनी भी प्राइवेट सर्विसेज ये प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को, इसकी अर्निंग या प्रॉफिट यही लोग लेते हैं सीधा सीधा, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, प्राइवेट सेक्टर की ओनरशिप कहते हैं, ठीक है। तो ओनरशिप के बेसिस पे ये लोग पब्लिक या प्राइवेट फॉर्म में दोनों डिवाइड होती है, ठीक है। अब जॉइंट अभी आगे आएगा, अच्छा इसी के अंदर, सॉरी इसके अंदर हाँ एक और बच गया, जॉइंट सर्विसेज, एक पब्लिक सर्विसेज हो गई, एक प्राइवेट सर्विसेज हो गई, एक जॉइंट सर्विसेज की जब हम लोग बात करेंगे तो जॉइंट सर्विसेज उस टाइप की सर्विसेज आपकी होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया कुछ NGOs होते हैं, ठीक है। कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस कहलाते हैं। वो सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ओन तो गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन उसमें काम कैसे हो रहा है, प्राइवेटली हो रहा है। अगर मान लो आपकी कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, अब वो कोचिंग इंस्टीट्यूट को गवर्नमेंट फंडिंग मिल रही है, ठीक है, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को गवर्नमेंट फंडिंग मिल रही है और गवर्नमेंट फंडिंग के थ्रू वो कह रहे हैं कि स्टूडेंट से आप सिर्फ इतना ही % फीस को चार्ज करेंगे, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट की 50,000 फीस है, उसमें से 25,000 गवर्नमेंट ने दे दिए और 25,000 कौन देगा, आपको खुद पे करना पड़ेगा, ठीक है। और उस कोचिंग संस्था में आके आप एडमिशन ले लोगे। तो ये काम होता है जॉइंट सेक्टर्स के अंदर, या जॉइंट सर्विसेज जब भी मिलती हैं तो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर जब भी इसके अंदर मिलकर काम करेंगे तो ये कहलाते हैं। इसके अंदर एग्जाम्पल आप लोग NGOs या
या ट्रस्ट को लिख सकते हो। ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर ओनरशिप के नाम पे होगा, या अगर हम लोग इकोनॉमी को एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे देखेंगे तो ये ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होते हैं। अब ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म के जो सेक्टर्स होते हैं उसको हम लोग कल के क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कल के क्लास में इसको देखते हैं हम लोग। और ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड के बाद में क्या होगा, हम लोग को अभी एम्प्लॉयमेंट भी पढ़ना है इसके अंदर कि एम्प्लॉयमेंट के टाइप्स क्या होते हैं थोड़े से। तो एम्प्लॉयमेंट के टाइप्स को खत्म करते ही हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करने से पहले इससे रिलेटेड थोड़े क्वेश्चन लगाएंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, किसी को कोई कंफ्यूजन कुछ भी हो तो एक बार क्लियर कर लो, अदरवाइज हम लोग क्लास को पैकअप करते हैं।